हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज, और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। इस एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए उसमें क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपको सही आंसर पे टिक करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। साउंड कौन कौन से मीडियम से ट्रेवल कर सकता है? गैसेज ओनली, या फिर सॉलिड्स ओनली, या फिर लिक्विड्स ओनली, या फिर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो क्या साउंड केवल और केवल गैसेस में ट्रैवल कर सकता है, या फिर केवल और केवल सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है, या फिर केवल और केवल लिक्विड में ट्रैवल कर सकता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो शुरू के 3 ऑप्शंस है, ये तो क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, अब जो डी इसका ऑप्शन दिया गया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जो ऑप्शन ए है उसमें बोला गया है बेबी गर्ल, ऑप्शन बी में बोला गया है बेबी बॉय, ऑप्शन सी में अ मैन, और ऑप्शन डी में अ वुमन। तो देखिए, आपको ये बताना है कि इनमें से किसकी वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम होनी चाहिए। अब चैप्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किससे रिलेटेड होती है? वो पिच से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर पिच हाई है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? हाई ही होगी, ज़्यादा ही होगी। पिच अगर लो है तो इसका ये मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। और पिच का मतलब तो हम समझते हैं श्रिलनेस ऑफ द वॉइस, है ना? तो आप बताइए, इनमें से मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी होगी? तो सबसे जो लो पिच होगा इनमें वो किसका होगा? बेबी गर्ल का नहीं, बेबी बॉय का नहीं, अ वुमन का नहीं। वुमन की जो आवाज़ है या वॉइस है उसका पिच तो काफ़ी हाई होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी वॉइस में होगी, इन सब के कंपैरिजन में जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, यानी कि अ मैन। तो मैन की जो पिच है वो लो होगी, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी बाकी सबके कंपैरिजन में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया अच्छे समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं पार्ट ए से लेके पार्ट जी तक। इन स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जो स्टेटमेंट सही होगा यानी कि ट्रू होगा, उसके आगे आपको टी से डिनोट करना है, और जो स्टेटमेंट गलत होगा यानी कि फॉल्स होगा, उसको आपने एफ के थ्रू डिनोट करना है। ठीक है, तो एक एक करके इनको करते हैं सॉल्व। देखिए, पार्ट ए में आपसे बोला गया है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम सॉलिड, लिक्विड या गैस कोई भी हो सकता है। ठीक है, पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में आपसे बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कहलाते हैं टाइम पीरियड। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। हमने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में सेम स्टेटमेंट पढ़ा था, तो यहाँ पर टाइम पीरियड की जगह अगर फ्रीक्वेंसी होता तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता? सही हो जाता। लेकिन अभी ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसीलिए इसको हम किससे डिनोट करेंगे? फॉल्स, यानी कि एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, पार्ट सी देखिए, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल। तो अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है तो साउंड कैसा होना चाहिए? वो भी लाउड होना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? ये भी हो गया फॉल्स। इसको हम डिनोट करेंगे एफ के थ्रू। पार्ट डी, फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज।
तो ये आपने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो ह्यूमन ईयर होते हैं उनके लिए जो ऑडिबल रेंज होती है वो कौन सी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाले साउंड को क्या बोला जाता है, इंफ्रासाउंड। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले साउंड को क्या बोला जाता है, अल्ट्रासाउंड, है ना। तो जो ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया ट्रू, यानी कि इसको हम टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, आप देखिए पार्ट ई, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो पिच होता है या फिर जो फ्रीक्वेंसी होती है ये एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर पिच हाई होगा तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होनी चाहिए, अगर पिच लो होगा तो फ्रीक्वेंसी भी लो होनी चाहिए। जबकि स्टेटमेंट इसका उल्टा बोला जा रहा है। स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि अगर वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर है तो जो पिच है वो हाई होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है, और इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, आप देखिए पार्ट एफ, अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। तो जो बुरे साउंड सुनाई देते हैं यानी कि अनवांटेड, जो हमको नहीं सुनना है, या फिर अनप्लेजेंट है जो हम नहीं सुनना चाहते हैं, जो हमारे कानों को अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनको क्या म्यूजिक बोला जाता है, नहीं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है नॉइस, है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो गया है, गलत हो गया है, और इसको हम एफ के थ्रू डिनोट करेंगे यानी कि फॉल्स। ठीक है, अब लास्ट स्टेटमेंट देखिए, नॉइस पॉल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसका ये मतलब है कि अगर नॉइस पॉल्यूशन होता है तो उसके थ्रू हमारे जो कान हैं वो खराब हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, ये हमने चैप्टर में भी बहुत अच्छे से देखा है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, जिसको हम टी के थ्रू डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट्स आपको अच्छे समझ में आए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब चलिए चल के डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। तो आपको कुछ सुटेबल वर्ड्स के थ्रू इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है, जो भी आपको सही लगता है यहाँ पर भरना है। ठीक है, आप देखिए पार्ट ए में आपसे बोला जा रहा है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। एक ऑब्जेक्ट को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है। तो आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है ना, तो आपको पता है कि इसको बोला जाता है टाइम पीरियड। तो आप यहाँ पर टाइम पीरियड नोट कर लीजिए। ठीक है, पार्ट बी में देखिए लाउडनेस इज डिटरमिन्ड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। तो लाउडनेस किसके थ्रू डिटरमिन होती है, अभी इससे पहले वाले ट्रू फॉल्स में भी हमने एक क्वेश्चन किया है इसी से रिलेटेड। तो जो लाउडनेस है वो डिटरमिन की जा सकती है एम्पलीट्यूड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या फिल कर देंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, पार्ट सी देखिए द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, ये होती है हर्ट्ज, जिसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर देखिए पार्ट डी अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड। तो अनवांटेड साउंड को क्या बोला जाता है, ये भी हमने ट्रू फॉल्स करते हुए डिस्कस किया है ना। तो इसको बोला जाता है नॉइज। ठीक है, आप देखिए पार्ट ई में क्या बोला जा रहा है, श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। तो श्रिलनेस ऑफ साउंड किसके थ्रू डिटरमिन की जाती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। और ये बात जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि पिच हाई होगा तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, पिच लो होगा तो फ्रीक्वेंसी भी लो होगी। और पिच डायरेक्टली रिलेटेड किससे होता है, श्रिलनेस ऑफ द वॉइस से होता है। ठीक है, तो इसका जो पार्ट ई है वहां पर हमने क्या फिल कर दिया, फ्रीक्वेंसी फिल कर दिया। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे समझ में आए। अब चलिए चलकर सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो एक पेंडुलम है जो कि ऑसिलेट कर रहा है 40 टाइम्स, कितने सेकंड्स में, कितने टाइम में, तो 4 सेकंड्स में। ठीक है, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अभी से एक हैबिट बना लेनी चाहिए कि सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आपको दिए गए हैं। कितने हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, तो जल्दी से अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिए, ये है 40 ऑसिलेशंस। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे आपको क्या दिया गया है, टाइम टेकन इन ऑसिलेशंस को पूरा करने में। तो वो कितना गिवन है वो भी जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, तो वो गिवन है 4 सेकेंड्स। ठीक है,
अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, आपको फॉर्मूला चैप्टर में अच्छे से मालूम है, ये हो जाएगा टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, और जल्दी से अगर आप ये नोट कर चुके हैं तो इसमें आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है और जल्दी से अपना आंसर लिख लेना है कॉपी में, है ना। तो यहाँ पर से जो हमारे पास में टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम टेकन कितना है, ये है 4 सेकेंड्स अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, तो ये है 40, यहाँ पर आ जाएगा इतना सेकंड और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, तो ये हो गया 4 1 जा 4, ये हो गया 1/10 और 1/10 का मतलब क्या हो गया, 0.1 सेकंड। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सो फ्रीक्वेंसी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। तो ये भी जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर लिखिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और उसके बाद अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 40 ऑसिलेशन अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना है, ये है 4 सेकेंड्स, तो ये आ गया 10। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गई, 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया था क्वेश्चन नंबर 5 में, जो भी पूछा गया था टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। आपको इजी ही लगा होगा, है ना। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। सो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration? तो एक मॉस्किटो है, उसका जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है जब उसके विंग्स वाइब्रेट कर रहे हैं एक एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड्स के बेसिस पे। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन क्या होना चाहिए। सो हमको ये तो पता ही है कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये इक्वल टू होता है टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, या फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टाइम टेकन कितना दिया है आपको, तो आपको दिया है 1 सेकेंड पर सेकेंड बोला गया है ना, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा 1 सेकेंड। तो ये हो गया 1 सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने हैं, तो पर सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो 500 वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 500 लिख लेंगे। सो यहाँ पर जो टाइम पीरियड हमको कैलकुलेट करना है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, जल्दी से इसको डिवाइड कीजिए 1/500 को, तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.002 सेकेंड्स। तो यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो कितनी आ गई, 0.002 सेकेंड्स। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे पार्ट ए में ढोलक, पार्ट बी में सितार और पार्ट सी में फ्लूट। तो इनमें आपको बताना है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किस तरीके से होता है, कौन सा पार्ट जो वाइब्रेट होता है और वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले ढोलक की बात है, तो ढोलक में आप बताएंगे थ्रू स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स, उसके थ्रू जो ढोलक में साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है उसके वाइब्रेट होने से। सितार में बाय द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, तो उनकी हेल्प से ही सितार में साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो पार्ट सी है उसमें बोला गया है फ्लूट यानी कि बांसुरी, तो उसमें छोटे छोटे से होल्स बने होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, एयर कॉलम्स। तो विद द हेल्प ऑफ एयर कॉलम्स, तो इन तीनों ही जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं इनके जो पार्ट्स वाइब्रेट होकर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं वो हम लोगों ने इस तरीके से नोट कर लिए। अब चलिए चल के सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक, कैन म्यूजिक बिकम नॉइस समटाइम्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि म्यूजिक और नॉइस में क्या डिफरेंस होता है, क्या कभी म्यूजिक नॉइस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको एग्जाम्पल देके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका पार्ट ए है, पार्ट 1 है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि म्यूजिक और नॉइस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूजिक के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट प्रोड्यूसेस अ प्लेजिंग सेंसेशन। इसका क्या मतलब है कि जो म्यूजिक होता है वो हमें सुनने में अच्छा लगता है ना, तो ये हमारे लिए एक
अच्छा सा साउंड प्रोड्यूस करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक बोलते हैं। जबकि नॉइस क्या होता है, इट इज एन अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो ये बिल्कुल भी जिसकी जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए खराब हो सकता है ना, तो इस टाइप का जो साउंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइस बोलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप इसका एक और डिफरेंस ये भी बता सकते हैं कि म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। तो म्यूजिक जो प्रोड्यूस किया जाता है वो नेचर के थ्रू, या फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बहुत ही प्लेजेंट साउंड हमें देते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, म्यूजिक बोला जाता है। हम डिस्कस कर चुके हैं, और उन्हीं के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जबकि जो नॉइस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, बाय मशीन्स एटसेट्रा। तो मशीन्स या फिर जनरेटर्स, इनकी वॉइस या जो इनसे साउंड निकलता है वो तो आपने सुना ही होगा, है ना, बहुत ज़्यादा हमारे कानों को वो सही नहीं लगता है। तो इस टाइप के अनप्लेजेंट साउंड को क्या बोला जाता है, नॉइस बोला जाता है। ठीक है, अब जो इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था, कैन म्यूजिक बिकम नॉइस समटाइम्स, क्या जो म्यूजिक है वो नॉइस बन जाता है कभी कभी। तो क्या आप पार्टीज वगैरह में गए हैं, पहले तो जब नॉर्मल म्यूजिक चल रहा हो तब तो वो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उस म्यूजिक के साथ में लोग भी शोर मचाने लगे, है ना, और वो भी म्यूजिक को भी बहुत ज़्यादा लाउड कर दिया जाए, तो पार्टीज वगैरह में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉइज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे कानों को अच्छा भी नहीं लगता है और हमारी हेल्थ के लिए भी क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है, गलत इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं म्यूजिक बिकम्स नॉइज व्हेन प्लेड एट वेरी लार्ज वॉल्यूम्स, और इसकी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इन पार्टीज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया अच्छे समझ में। अब चलिए चलकर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला गया है, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। तो आपके आसपास में जो आपको नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेस पता चलते हैं, दिखाई देते हैं, या जिन जिनसे नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, ऐसी कुछ सोर्सेज की लिस्ट बनानी है, एग्जांपल्स देने हैं। तो आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, कुछ आपको इसके अलावा भी पता हो तो आप वो भी अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ सोर्सेज जिनसे नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। देखिए, मशीन्स की आवाज़ जो साउंड वो प्रोड्यूस करती है उसके थ्रू भी क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, यानी कि पटाखे या बम वगैरह जो हम जलाते हैं उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, तो व्हीकल्स के साउंड के थ्रू भी नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियोज एट हाई वॉल्यूम्स, तो हाई वॉल्यूम्स पे तो कोई भी चीज़ चलाओगे आप, म्यूजिक भी चलाओगे, जैसे कि हमने पार्टीज वाला जो एग्जाम्पल लिया था वैसे ही, तो उससे क्या हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि वो साउंड हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है और उससे बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, सम किचन एप्लियंसेस जैसे कि मिक्सर एटसेट्रा, तो इनके थ्रू भी क्या होता है, नॉइस होती है बहुत, जो कि हमारे कानों को नहीं अच्छी लगती है, ऐसी वाली। तो इसलिए इसको भी आप नॉइज पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उसकी एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। कूलर्स एटसेट्रा, तो घर में जो कूलर्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं उनके थ्रू भी नॉइज पोल्यूशन होता है। तो इस क्वेश्चन में जो भी आपको लिस्ट बनानी थी सोर्सेज की, वो हम लोग ने कुछ लिस्ट इसमें बनाई, कुछ जो एग्जांपल्स थे हमने लिए। इसके अलावा जो भी आपको और भी कुछ सोर्सेज पता हों या फिर याद आए तो आप अपनी नोटबुक में उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन के लिए जो नॉइज पोल्यूशन है वो क्यों बुरा होता है, क्यों हार्मफुल होता है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहली बात तो आप ये लिख के स्टार्ट कर सकते हैं कि हेल्थ डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन के थ्रू क्या हो सकते हैं, हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और इसी वजह से ये क्या कर रहा है, ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो रहा है या फिर उन पर बुरा इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, अब हेल्थ डिसऑर्डर्स में कौन कौन से आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, नर्वसनेस, या फिर जो सबसे बुरा इफेक्ट जो नॉइज पोल्यूशन ह्यूमन पर डाल सकता है वो क्या हो सकता है, इफ अ पर्सन एक्सपोज्ड टू अ लाउड साउंड कॉन्टिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। तो अगर कोई इंसान हमेशा ही लाउड साउंड सुन रहा है, कॉन्टिन्यूसली उसका यूज़ कर रहा है, तो या तो वो पार्शियली या फिर परमानेंटली जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, यानी कि उसको सुनाई नहीं देने लगेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम से वो गुजर सकता है या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आया आपको अच्छे समझ में, आपने नोट भी किया होगा नोटबुक में, है ना। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको एक सिचुएशन दी गई है और आपको बताना है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, और उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देना है। देखिए क्या बोला गया है, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, they have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer.
तो आपके पेरेंट्स एक घर खरीदने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब उनको ऑफर हुआ है एक घर जो कि बिल्कुल रोड साइड पर है, यानी कि रोड के किनारे पर है, और दूसरा घर जो कि 3 लेन्स अवे है फ्रॉम द रोड साइड। तो उन्हें कौन सा घर खरीदना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स को कि आप कौन सा घर लो, और ऐसा आप क्यों सजेस्ट करेंगे, इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। तो बहुत ही इजी है, पूरे चैप्टर में म्यूजिक, नॉइज, अच्छा साउंड, बुरा साउंड, प्लेजेंट साउंड, अनप्लेजेंट साउंड, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं और अपने थ्रू भी आप लॉजिकल वे में सोचते हुए भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो आप कौन सा घर खरीदने के लिए सजेस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स को? आप जो भी चाहे इसमें से आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, वैसे तो ये तो आपकी चॉइस है, लेकिन इसका जो आंसर होना चाहिए, जो कि एक सही से हम लोग सोच समझ के अगर आंसर देना चाहें चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो हम कौन सा आंसर देंगे? हम देंगे ये वाला घर खरीदना चाहिए जो कि 3 लेन्स अवे है फ्रॉम द रोड साइड। और ऐसा क्यों? क्योंकि रोड साइड पर क्या होगा? नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा होगा। नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा होने से क्या होता है? वो हार्मफुल होता है ह्यूमन की हेल्थ के लिए, या फिर हम लोगों की हेल्थ के लिए, तो बुरा इफेक्ट डालता है वो हमारी हेल्थ पर। तो उससे बचने के लिए हमें ऐसा घर लेना चाहिए जो कि रोड साइड से थोड़ा डिस्टेंस पर हो, जो कि यहाँ पर क्या है? 3 लेन अवे फ्रॉम द रोड साइड। तो ये वाला घर लेना चाहिए। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, आई वुड सजेस्ट टू माई पेरेंट्स दैट वी शुड बाय द हाउस विच इज 3 लेन्स अवे फ्रॉम द रोड साइड बिकॉज नॉइस पोल्यूशन विल बी लेस। क्योंकि वहां पर नॉइस पोल्यूशन क्या होगा? थोड़ा कम होगा कंपैरिजन में किसके? जो कि रोड साइड में घर है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, आपको आया क्वेश्चन अच्छे समझ में? अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको लैरिंग्स के बारे में एक तो इसका स्केच जो ड्रॉ करना है और साथ ही साथ उसका फंक्शन बताना है अपने वर्ड्स में। तो सबसे पहले तो जो लैरिंग्स होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है ट्रैकिया के ऊपर, और यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड भी हमको नजर आ रही है। ठीक है, तो कैसे जो साउंड का प्रोडक्शन है वो इसके थ्रू हो पाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते हुए भी चलेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लैरिंग्स होता है उसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉइस प्रोड्यूस्ड, क्योंकि इसके थ्रू ही जो हमारी वॉइस है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर देखिए, 2 vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air। तो क्या होता है? एक विंड पाइप होता है या फिर एक नैरो स्लिट होती है, ठीक है, और यहाँ पर 2 vocal cords होती हैं। तो यहाँ से जो ये लंग्स हैं, जैसे ही ये एयर को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, तो वो विंड पाइप के थ्रू क्या होती है? इन वोकल कॉर्ड्स पर जाकर इनको वाइब्रेट करती है, और जिससे कि क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। और साथ ही साथ साउंड अलग अलग क्यों होता है? सबकी वॉइसेस अलग अलग क्यों होती हैं? तो देखिए, मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स मेक द कॉर्ड्स लाइट और लूज। तो जो मसल्स होती हैं जो कि वोकल कॉर्ड्स के साथ में क्या होती हैं? अटैच रहती हैं, वो क्या करती हैं? वो कॉर्ड्स को लाइट या फिर लूज टाइप से बनाती हैं। तो अगर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो टाइट और थिन होंगी तो डिफरेंट टाइप का जो वॉइस ऑफ क्वालिटी होगा वो होगा, और अगर जो ये मसल्स हैं वो लूज या फिर थिक होंगी तो डिफरेंट टाइप का जो वॉइस क्वालिटी है वो क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया अच्छे समझ में। अब चलिए करते हैं डिस्कस अपना आज के डिस्कशन का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है उसको। सो आज के डिस्कशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, और उसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, लाइटनिंग एंड थंडर टेक place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? तो आपने देखा होगा जब भी जो बिजली चमकती है वो हमेशा पहले चमकती है, और जो थंडर होता है उसकी आवाज़ हमें क्या होती है? बाद में सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो 330 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यानी कि साउंड की जो स्पीड है वो इतनी है, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है वो देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वाली जो स्पीड है, यानी कि जो लाइट की स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से क्या है?
बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो लाइटनिंग है वो जल्दी से हमारे पास में पहुंच जाएगी, हमें जल्दी से दिखाई दे जाएगी। जबकि जो स्पीड ऑफ साउंड है, क्योंकि वो उसके कंपैरिजन में कम है, तो हमें थंडर बाद में सुनाई देगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, क्योंकि लाइट साउंड से बहुत ज़्यादा तेजी से चलती है साउंड के कंपैरिजन में। दैट इज वाई लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। और इसीलिए जो लाइटनिंग है वो पहले दिखाई देती है और थंडर हमें बाद में सुनाई देता है। ठीक है, सो आई होप कि आपने आज का जो भी डिस्कशन है वो अच्छे से एंजॉय किया होगा, अपनी नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे और साथ ही साथ खूब ढेर सारी प्रैक्टिस भी की होगी। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर कुछ और चैप्टर्स के जो सॉल्यूशंस है वो साथ ही साथ सॉल्व करेंगे, खूब ढेर सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। तब तक के लिए आप खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न नो हाउ फ्री है लेकिन बेस्ट है।